नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज ओवरव्यू हम लोग विषय एक ही है लेकिन उसको तीन चीजों में समझने की कोशिश करेंगे। विषय बिहार का जो घटनाक्रम है वो है नीतीश कुमार जी का इस्तीफा। पहला विषय यह है कि नीतीश कुमार जी किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका पास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा स्थिति यह है कि उन्होंने अपनी राजनीति में अपने को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए किस तरह की राजनीति की है। और तीसरा, अब क्योंकि सारी बातें 2024 के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं, उसमें क्या होगा। तो पहली बात सबसे पहले कर लें कि जो नीतीश कुमार जी का सफर है उसको बात समझें। देखिए, नीतीश कुमार जी, एक चीज समझ लीजिए, ये सब लोग इमरजेंसी के लोग हैं। जेपी का आंदोलन चला, उस आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, छात्र नेता, फिर युवा नेता। लेकिन नीतीश जी 77 का चुनाव हार गए थे और नीतीश जी 80 का चुनाव भी हार गए। फिर नीतीश जी 85 में 85 में पहली बार एमएलए बने थे। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो नीतीश जी के काम करने के ढंग में भी आपको अभी कभी कभी नजर आएगा। नीतीश जी फिर एमएलए का इलेक्शन 1995 में लड़े, जीते, लेकिन उसके बाद ये एमएलसी रहना, विधान परिषद का सदस्य रहना प्रेफर करते हैं और एज चीफ मिनिस्टर इन्होंने अपना सब कार्यकाल एज विधान परिषद के सदस्य के रूप में निकाला है। नीतीश जी जब पहली बार सांसद बने उसी बार ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से इनको मंत्री बनने का मौका मिला और ये देवीलाल जी के साथ एग्रीकल्चर विभाग इन्होंने संभाला था। लेकिन नीतीश जी की एक बात मैं और बता दूं, डिफरेंसेस किसी की हो, नीतीश जी की डिग्री असली है, प्रॉपर इंजीनियर हैं, पढ़ाई करके इंजीनियर बने हैं, इंजीनियरिंग को समझते हैं। उनकी डिग्री का ये नहीं मतलब है कि कहीं से आएगा कहाँ से नहीं, लोगों ने पढ़ते हुए देखा है। उनके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ पढ़ने वाले बचपन के प्राथमिक के भी लोग हैं और इन सब लोगों से मैं भी मिला हुआ हूँ। तो मैं इसलिए दावे कह सकता हूँ कि ये नहीं बताना पड़ता है कि वो कहीं के हैं और वो डिग्री कहाँ रह गई और फिर साथ कौन पढ़ता था पता नहीं, वो प्रॉपर पढ़ाई लिखाई के इंजीनियर हैं। तो एक तो ये है कि उनके पास चूंकि वो एक बैकग्राउंड है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो होता है वो कुछ चीज़ों को ग्रास्पिंग उसकी जल्दी फास्ट हो सकती है। दूसरे की हो सकता है, मेरी हो सकता है थोड़ा लेट हो उनसे, वो चूंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हम उससे फास्ट होंगे। तो पहली बात तो यह है। दूसरा, एक चीज़ और समझिए कि नीतीश जी कभी भी केवल, पहले वो समता पार्टी 94 में बनी जब जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई और लोगों को लगता है वो साथ नहीं छोड़े। लालू जी का जैसा व्यवहार उस समय हो गया था, वो तय था कि वो दो हिस्सों में टूटेगी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी बनी, नीतीश जी उसके अहम किरदार थे। और फिर एक समय ऐसा आया जब ये समझ में आया कि अगर लालू जी को चुनौती देनी है तो बिहार में आप केवल जो आपका वोट बैंक था उस समय, उसको कुर्मी वोट बैंक मुख्य रूप से था, उसके बदौलत चुनौती नहीं दे सकते। आप वही 15, 16, 12, 14% वोट के आसपास रह जाएंगे। तो एक जो आपको मार्क चाहिए उसके लिए इन्होंने और जॉर्ज साहब ने, दोनों लोगों ने मिलकर एनडीए का दामन थामा और उसके बाद जिसको कह सकते हैं कि नीतीश जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 98-99 में केंद्र में मंत्री बने, फिर बिहार में वापस एक बीच में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे फॉर 7 डेज। उसके बाद ये फिर वापस केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री भी रहे, एग्रीकल्चर मंत्री भी रहे और इनका विभाग को अच्छा विभाग माना जाता था, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा चलाते थे और इन सारे उसमें इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इनके ऊपर आरोप नहीं लगता था। 2005 में नीतीश जी फिर वापस बिहार पहुंचते हैं और चीफ मिनिस्टर का पद संभालते हैं और मोर और लेस 2005 से 2022 तक करीब अनइंटरप्टेड। बीच में जीतन राम मांझी को ये अपने साथी को ही वहां का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं 1 साल से कम समय के लिए, लेकिन अदरवाइज अनइंटरप्टेड फॉर अबाउट 17 ईयर्स। एक चीज और बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार के अब तक सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई चीफ मिनिस्टर रहा है तो नीतीश कुमार है। राबड़ी देवी जी भी 7 साल कुछ दिन और लालू जी भी 7 साल कुछ दिन, दोनों लोगों का मिला भी लें अगर कार्यकाल, उससे ज्यादा नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये तो हो गई इनके पास्ट की बात। अब बात है कि अभी क्या हुआ। देखिए, अभी जो हुआ उसका जो मैं जितना मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह से बीजेपी की एक आदत है कि अपने साथ की छोटी पार्टियों को धीरे धीरे निगल लेने की, उससे कहीं ना कहीं बाकी जो छोटी पार्टियां सब डरी हुई। और एक नहीं, ये तमाम एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। शिवसेना के साथ जो हाल हुआ, जो अकाली दल के साथ हार हो, तो वो खैर मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो चिराग पासवान के साथ इन्होंने किया, रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद जिस तरह से तहस नहस किया इन्होंने एलजेपी को, वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी को एक खतरा लग रहा था कि ये जेडीयू में ये काम करेंगे। 2019 का चुनाव हुआ
16 एमपी जीत के आए थे और इनको एक सीट का वो दिया गया कि आपको एक कैबिनेट बर्थ मिलेगी, एक मंत्री बनाया जाएगा। ये ठीक नहीं था। बिहार से ज्यादा लोग मंत्री बन रहे थे। अगर आप बिहार से बीजेपी से भी एक मंत्री बना रहे होते तो कोई लॉजिक थी। खैर ये रुके रहे। एक चीज जरूर है कि नीतीश जी कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम जिन लोगों को चुनते हैं उनके जो कंसिडरेशंस होते हैं वो उन्हीं से धोखा भी खाते हैं। मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं कहूंगा। आरसीपी सिंह को केवल स्वजाति, वो केवल कुर्मी है, यही उनकी क्वालिफिकेशन थी, बाकी कोई आईएएस अधिकारी थे। अब सब सामने निकल ही के आ रहा है। इनको एक समय उन्होंने जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और वो केवल उन्होंने बार्गेनिंग बीजेपी से की और बार्गेनिंग करके केवल वो ये हो गया कि मैं ही एक कैबिनेट मंत्री बनूंगा। और मोरलेस जो एकनाथ शिंदे जी को जिस तरह से उनकी पीठ पे हाथ रखा है बीजेपी ने, उसी तरह का काम आरसीपी सिंह के साथ जो केंद्रीय जो हमारे अमित शाह साहब हैं वो उनके बहुत खास हो गए थे। और एक समय ऐसा आ रहा था कि जब वो उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो रही थी, उनको नीतीश जी ने फिर दोबारा चांस नहीं दिया, उनको फिर से राज्यसभा नहीं दी। अब ये हुआ कि अमित शाह साहब को लग रहा था कि इनके द्वारा एक रिवोल्ट करा दिया जाए, एक धड़ को तोड़ दिया जाए, क्योंकि नीतीश जी भी अब 71 ईयर्स के हैं। अब उनके पास अब एक्टिव राजनीति के लिए अगले 5, 6, 7 साल, कोई लंबी राजनीति अब नहीं है। तो ये जब हुआ तो नीतीश जी की एक बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा था कि वो आरसीपी सिंह के थ्रू जनता दल यू को अब तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने उस पर तत्काल जो भी निर्णय लिया हो अपना, क्योंकि ये बातें अगर आप ईद के समय देखिए तब भी अफ्तारी में जा रहे थे, उन लोगों से मिल रहे थे, एक नॉर्मल वो हो रहा था। तेजस्वी यादव की जो आक्रामकता थी पहले, वो ट्वीट करना बंद हो गया था, तो कहीं ना कहीं एक वातावरण तैयार हो रहा था कि इस तरह की बातें हो सकती हैं। मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत मैच्योरिटी तेजस्वी यादव जी ने भी दिखाई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के पेशेंस और धैर्य का काम लिया है वो भी एक देखने वाली बात थी। बात कांग्रेस के लिए भी ये मजबूरी थी कि कांग्रेस को भी इस समय एक ऐसा राज्य चाहिए था जहां पे वो फिर थोड़ा रिवाइव करे। कांग्रेस इन जो बड़े राज्य हैं उसमें कांग्रेस जो एक समय रूल करती थी, आज उसका अपना जनाधार नहीं रह गया, उसको भी इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां चाहिए ही चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक लार्जर क्वेश्चन इस समय देश के सामने आया, और उस लार्जर क्वेश्चन ये आ रहा था कि जैसे एक समय इमरजेंसी के समय जब इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के जो विरोध में थे, चाहे वो एक्सट्रीम राइट हो और चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो, कम्युनिस्ट से लेकर जनसंघ तक के लोगों ने हाथ मिलाया था और उनको लगा था कि इस समय ज्यादा सबसे बड़ी चीज यह है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस को रोकना। कुछ उसी तरह के हालात आज देश में बन रहे हैं। बीजेपी की जिस तरह की पॉलिसीज हैं और अघोषित इमरजेंसी और अघोषित जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग, जिसके यहां चाहो उसके यहां रेड जिस तरह का की पॉलिसीज चला रही है, उसमें जो भी विपक्ष है उसको धीरे धीरे ये बात समझ में आती जा रही है कि अगर सबने मिलकर इनको रोका नहीं तो शायद 2024 के बाद चीजें और मुश्किल हो जाए। नीतीश के पास ही हैज नथिंग टू कवर। अब मैं जो तीसरी बात है उस पर आ जा रहा हूं कि अभी क्या हुआ, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन ये सब क्या हुआ। अब उसको एक एक करके अपने को सिलसिलेवार समझना होगा। पहली चीज समझ लीजिए, लार्जर पिक्चर फॉर बीजेपी। मैं बार बार एक चीज कहता आ रहा हूं कि बीजेपी का 2024 की जो भी लोकसभा का चुनाव है वो 4 राज्यों में ही डिसाइड हो जाएगा कि बीजेपी में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और वो राज्य 80 सीटों का उत्तर प्रदेश, 48 सीटों का महाराष्ट्र, 42 सीट्स का वेस्ट बंगाल और 40 सीट्स का बिहार, कुल मिला के 210 सीटें इन 4 राज्यों से आती हैं और यही डिसाइड हो जाएगा कि बीजेपी क्या करने जा रही है। बीजेपी का ये याद रख लीजिए कि बिहार में 40 में से 39 सीट्स एनडीए की थी, 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी, जिसको इनके हिस्से में 17 आई थी, एक इनका कैंडिडेट हारा था। तो इनका मतलब जेडीयू का कैंडिडेट एक हारा था। समता पार्टी से शुरू हुआ सफर अब जेडीयू में आके खत्म हुआ है। एक चीज और समझिए कि जहां जहां सीजन पॉलिटिशियन है वहां बीजेपी को दिक्कत हो रही है। यूपी में कोई मुलायम सिंह यादव जी आज एक्टिव नहीं है। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं लेकिन परिपक्व नहीं है। जिस तरह से वो लीड करते हैं वो लीड उससे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज मुलायम सिंह जी यादव जी अगर एक्टिव रहते तो शायद बीजेपी जिस तरह के पैर पसारी है और जिस तरह से अभी 2022 का इलेक्शन हुआ है वो रिजल्ट शायद दूसरे होते। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आप सबने देखा कि वो केवल और केवल शरद पवार जी एक सीजन पॉलिटिशियन वहां था, उसने वो बीजेपी की वो दाल नहीं गलने दी है।
आज भी फिर से आज एक्सपेंशन हुआ है, बीजेपी के कुछ मंत्री, 8 मंत्री बने हैं शायद, एकनाथ शिंदे के 9 जो भी हैं, ये मंत्री बनने के बाद भी वो वाली ताकत नहीं आ पा रही, क्योंकि वहां पे शरद पवार खड़े हुए हैं और वो जो भी हिम्मत या जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए साथ है, तो दिक्कत वहां बीजेपी को है। अब 42 सीट्स की वेस्ट बंगाल, सीजन पॉलिटिशियन थी ममता बनर्जी, इनका जो भी प्रेशर था उस प्रेशर को विथ स्टैंड किया। ईडी का हो, कितना तंग किया गया था, इनके भतीजे को, इनके भतीजे की वाइफ को, उसके घर वालों को तंग किया गया था खुलेआम, लेकिन ममता बनर्जी नहीं हार मानी। वो एक पैर में प्लास्टर लगा के भी वो अपना इलेक्शन करके, जिसको कहते हैं ना स्ट्रीट फाइटर की तरह, उन्होंने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब बात आती है 40 सीट के बिहार की। बिहार में आज चूंकि नीतीश हैं, इसलिए बीजेपी वो जो बुलडोजर चलाने की बात होती है ना, कि बाकी पार्टी विपक्ष के ऊपर बुलडोजर चला दो, वो नहीं कर पा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये नीतीश है। बाकी ईडी से कैसे भोला यादव को पकड़ाना, कैसे लालू के परिवार को पकड़ना, वो सब चलता जा रहा है। मैं एक चीज बात और कहूंगा, आज मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि आज आप मीडिया का, मैंने देखा कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब उनके जो बड़ी बड़े एंकर लोग हैं, वो जाके पटना बैठ गई हैं और जिस तरह का नैरेटिव चला दिया, मतलब अभी उनको बहुत दिक्कत है। मतलब मुझे लगता है शायद बीजेपी से ज़्यादा दिक्कत उन मीडिया के लोगों को है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर लोग हैं, कि ये कैसे हो गया। उनका गुस्सा, उनका क्षोभ, उनका वो सब सामने आ रहा है। अब वो इनको बार बार कहा जा रहा है वो पलटू राम है, पलटू चाचा है, पलटू राम है, नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है। आप एक चीज़ ये बताइए, नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो अपने पद के लिए, ठीक है, पद के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन गए हो या जो भी हो, लेकिन वो नेचुरल एलाई आरजेडी या कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उनके साथ के हैं, जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जहां से उन्होंने पॉलिटिक्स का क ख ग सीखा है। कल्याण सिंह को आपने पलटू राम तो एक बार भी नहीं बोला। वो तो आपके पैदाइश थे, आरएसएस के वो थे, आपके यहाँ पैदा हुए, जन्म हुआ, अन्नप्राशन से लेके सारा कुछ, मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपके बगिया में हुई थी। वो जब आपको छोड़ के चले गए थे, और तब तो आपने पलटू राम कल्याण सिंह जी के लिए नहीं बोला। वो तब क्या हो गया? क्योंकि अगर इनको पलटू राम बोला जा रहा है, तो आपने अपने किसी, जो आपके एक बड़े नेता तड़ीपार थे, उनको कितनी बार इस मीडिया ने, जो गोदी मीडिया, उनको कितनी बार तड़ीपार कहने की हिम्मत की है इसने। और तड़ीपार और पलटू राम, तो तड़ीपार वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में हुए थे। नीतीश कुमार अपना, ठीक है, अपना उनका एक वो है कैरियर है और वो चाहते हैं कि मैं बनूं, वो कितनी बार आपने कहा है। एक चीज और याद दिला दूं, लार्जर क्वेश्चंस हैं। लार्जर क्वेश्चंस इसलिए हैं कि आज विपक्ष का कहना जैसा है कि अगर आज हम बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश के इंस्टीट्यूशंस की बुरा हाल हो रहा है। इसी तरह की बात इमरजेंसी के समय आई थी, और याद मैं इसलिए दिला रहा हूं कि उस समय एक सीएफडी बनी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। पूरी इमरजेंसी के दौरान वो कांग्रेसी लोग इंदिरा गांधी के साथ थे, पूरा इमरजेंसी। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गई और जब इलेक्शन आया, तब सीएफडी बनी थी जगजीवन राम जी के नेतृत्व में, हेमवती नंदन बोगड़ा, नंदनी सतपथी, राजमंगल, कौन कौन बड़े बड़े नेता। तब तो किसी ने नहीं कहा था कि वो पलटू राम है, तब तो किसी ने नहीं कहा था कि वो है। तो टाइमिंग भी एक होती है। आप क्यों चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे की तरह वो छोड़ देते आपको, और आप एक आरसीपी सिंह के साथ ले जाते तो बड़े अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीडिया है वो भी, अच्छा एक और चीज आज शुरू की, आज मीडिया ने एक और, हाँ वो मैंने देखा, वो लिस्ट निकाल के कि बिहार में ये, अच्छा उनको एक तो 15-17 साल से, वो कह रहे हैं 20 साल से 25 साल से चीफ मिनिस्टर होने के बाद ये विकास का दर, उन्होंने बताया लिटरेसी रेट, वो इस पे रेट, इस पे सबसे बिहार अभी तक नहीं याद आ रहा था ये पूछना। जब डबल इंजन सरकार मोदी जी कहते थे, तब तो याद नहीं आ रहा था कि कहाँ का रेट, कहाँ का क्या है। क्योंकि आज लार्जर क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो देश के सामने प्रश्न है, वो ये है कि हमें क्या, जो बीजेपी की जिस तरह की पॉलिसीज हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उस पर रहना है या विपक्ष को एकजुट होना है। एक चीज और समझ लीजिए, एक ये भी हो रहा है कि वो बहुत उस पर चर्चा हो रही है कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और तेजस्वी जो है वो जबरदस्ती होम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और स्पीकर कांग्रेस बनेगा, और बंटवारा हो रहा है। ये किसी भी कोलिशन मिनिस्ट्री में होता है, किसी भी कोलिशन मिनिस्ट्री में होता है। जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा बेहतरीन होता, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लोग बने थे, तो उस समय चरण सिंह जी ने होम मिनिस्ट्री ली थी। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये गैर वाजिब बातें हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट हूं, जो समय अभी से लेकर 2024 के इलेक्शन तक का है, वहां अगर नीतीश जी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं,
तो विपक्ष के लिए ये ज़्यादा आसान होगा उस सरकार को चलाना। अगर शरद पवार जी, आप एक याद करिए, अगर महाराष्ट्र में एमवीए में उद्धव ठाकरे की जगह शरद पवार जी बैठे रहते चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो क्या ये सरकार गिर पाती? आप जो भी पॉलिटिक्स समझता है अपने आप बताएं। तो मेरे हिसाब से वो जो भी हो, अच्छा ये कहना ना कि वो अरे भाई, तेजस्वी यादव के सबसे ज्यादा एमएलए हैं आरजेडी के 79, बीजेपी से ज्यादा एमएलए हैं। तो अगर तेजस्वी यादव अपना ये मांग रहे हैं या वो मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सा गलत चीजें मांग रहे हैं? इट इज अ लेजिटिमेट क्लेम। तो मेरा ये मानना भी है कि नीतीश कुमार जी का चीफ मिनिस्टर बने रहना विपक्ष के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें उन्होंने इंडिकेटिव हैं। वो जब उन्होंने गवर्नर के यहाँ इस्तीफा दिया, उसके बाद वो सीधे राबड़ी देवी जी का घर कहिए, लालू जी का घर कहिए, तेजस्वी का घर कहिए, उनके यहाँ गए। अब मीडिया ने कह रहा है ये देखा है पहली बार हुआ है कि वो करके उनके यहाँ जा। अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? 79 एमएलए उनके, लालू जी और ये लोग साथ की पॉलिटिक्स किए हुए हैं। बिहार में जो मंडल कमीशन का था, एक बड़ी पॉलिटिक्स में कंधे से कंधा में पॉलिटिकल वो हो सकती है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मीडिया ने बीजेपी की राजनीति सीखी है, जहां अगर विपक्षी वो दुश्मन है, विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है, यहाँ लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, अगर सरकार में नहीं भी रहते हैं तब भी जाते हैं। एक जनरल मर्यादा, एक जनरल डेकोरम होता है। वो हो सकता है बीजेपी क्या नहीं हो, और इसीलिए ये मीडिया वाले जो हैं वो हल्ला मचा रहे हैं, और ये बिल्कुल जाना चाहिए था। इट्स अ मैटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। और वहां से ये शायद ये लार्जर पब्लिक को एक मैसेज देना चाहते हैं, जब वो और तेजस्वी जी पैदल निकल के वहां से फिर नीतीश जी के घर की तरफ चलते हैं। ये सब इंडिकेटिव चीजें हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बीजेपी को एक बड़ा झटका है, महाराष्ट्र में जो उसने एक मोमेंटम लिया था ना, लोगों ने कहा था बस अब खत्म हो गई, अब तो शिवसेना का कोई पूछने वाला नहीं होगा, शिवसेना बिल्कुल समाप्त है, और बीजेपी बिल्कुल, उसको बड़ा झटका लगा है। देश में जो मैं फिर कहता हूं कि ये 4 राज्य ही डिसाइड करने वाले हैं कि यहां से क्या होगा। आज की तारीख में इनके जो सहयोगी थे 16 सीट जेडीयू और 18 या 19 सीट शिवसेना, 34 सीट तो ऐसे ही आपकी इन 4 राज्यों में कम हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका। अब बीजेपी इसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ये जो जिस तरह की नफरत की राजनीति, जिस तरह की मतलब ये दुश्मनी की राजनीति बीजेपी चला रही है, उसको भी इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर चेंज नहीं करेगी तो लोकतंत्र में दुश्मनी और नफरत से राजनीति नहीं होती है। ये भी जितनी जल्दी बीजेपी को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।